चैप्टर सीड टेक्नोलॉजी। आइए इस चैप्टर को समझते हैं। सीड टेक्नोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चरल साइंस है जो हाई क्वालिटी सीड का प्रोडक्शन, स्टोरेज और जर्मिनेशन इंश्योर करती है। अच्छी क्वालिटी का सीड डायरेक्टली क्रॉप यील्ड और प्रोडक्टिविटी को इम्पैक्ट करता है। आइए समझते हैं। एग्रोनॉमिक डिफिनेशन ऑफ सीड को देखते हैं। सीड या प्रोपिग्यूल एक लिविंग ऑर्गेन होता है जो नए क्रॉप के प्रोपेगेशन के लिए यूज होता है। कोई भी क्रॉप का पार्ट जो नए प्लांट को जन्म दे सकता है सीड या प्रोपिग्यूल्स कहलाता है। पोटैटो का ट्यूबर, शुगरकेन का सेट और ओनियन का बल्ब भी प्रोपिग्यूल्स है जो नए प्लांट को जन्म दे सकता है। अब बोटेनिकल डिफिनेशन को देखते हैं। सीड एक फर्टिलाइज ओव्यूल होता है जो एम्ब्रायो, स्टोर्ड फूड और सीड कोट से बनता है। एक विएबल सीड जर्मिनेट होने की कैपेसिटी रखता है। पी, वीट और मेज सीड में एम्ब्रायो, फूड स्टोरेज और सीड कोड होता है जो उन्हें जर्मिनेट होने में हेल्प करता है। अब सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन का मतलब होता है कि सीड नॉर्मल स्प्राउट यानी कि अंकुर जनरेट करे एक डिफाइंड टाइम पीरियड में जब उसको ऑप्टिमम फील्ड कंडीशन मिलती है। अब 4 एसेंशियल फैक्टर फॉर जर्मिनेशन को देखते हैं। सीड की जर्मिनेशन कैपेसिटी क्यों इम्पॉर्टेंट है? विएबल एंड हेल्दी सीड होना चाहिए। मॉइस्चर, सीड कोट को सॉफ्टन करके एम्ब्रायो एक्टिवेट करता है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म। ऑक्सीजन सप्लाई, रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन जरूरी है ताकि एम्ब्रायो ग्रो कर सके। वीट के सीड को जर्मिनेट करने के लिए 18 to 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, प्रॉपर मॉइस्चर और ऑक्सीजन चाहिए। अगर वाटर लॉगिंग हो जाए तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से जर्मिनेशन रुक जाएगी। कॉमन मिसकॉन्सेप्शंस को देखते हैं। लोग सोचते हैं कि लाइट जर्मिनेशन के लिए ज़रूरी होती है, पर एक्चुअली लाइट ज़रूरी नहीं होती। डार्क कंडीशन में भी सीड जर्मिनेट हो सकते हैं अगर मॉइस्चर, टेम्परेचर और ऑक्सीजन प्रॉपर हो। चलिए, कौन से फैक्टर सीड जर्मिनेशन के लिए एसेंशियल है? लाइट, मिनरल, जेनेटिक मेकअप और एयर। आंसर एयर। अब बात करते हैं फील्ड जर्मिनेशन एंड लेबोरेटरी जर्मिनेशन की। लैब में जर्मिनेशन टेस्ट फील्ड के कंपैरिजन में हमेशा हायर होता है। फील्ड जर्मिनेशन लोअर होता है बिकॉज ऑफ मल्टीपल नेचुरल फैक्टर जो फील्ड में सीडलिंग मोटिलिटी यानी कि डेथ को इफेक्ट करते हैं उसको देखते हैं। एंटोमोलॉजिकल फैक्टर यानी कि कीट पतंग, इसका इम्पैक्ट ये होता है कि इंसेक्ट और पेस्ट सीड को डैमेज कर सकते हैं। फाइटोपैथोलॉजिकल डिजीजेज, फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन जर्मिनेशन को रिड्यूस कर सकती है। इडेफोलॉजिकल यानी कि सॉइल कंडीशन, सॉइल का पीएच, सैलिनिटी और कंपैक्शन इफेक्ट करते हैं। मेट्रियोलॉजिकल यानी कि वेदर कंडीशन, एक्सट्रीम कोल्ड, हाई रेनफॉल या ड्रॉट जर्मिनेशन को इफेक्ट करता है। टॉक्सिक सब्सटेंसेस यानी कि स्टोरेज इफेक्ट, ऑर्गेनिक सेक्रेशन और ऑयल सीड के एजिंग इफेक्ट जर्मिनेशन रिड्यूस करते हैं। अगर एक फार्मर हाई क्वालिटी वीट सीड को स्टोर करता है बिना प्रॉपर ड्राइंग के तो फंगल इन्फेक्शन होने की वजह से जर्मिनेशन लो हो सकता है जब वो फील्ड में शो करेगा। अब बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सीडलिंग इमरजेंस। फर्स्ट, सॉइल रिलेटेड फैक्टर, सोविंग डेप्थ। अगर सीड बहुत ज़्यादा गहरा डाल दिए गए तो उनको ऑक्सीजन और हीट नहीं मिलती और इमरजेंस स्लो हो जाता है। जैसे मेज और वीट के सीड 4 to 5 सेंटीमीटर की डेप्थ में बेस्ट ग्रो करते हैं। अगर 8 से 10 सेंटीमीटर डेप्थ में डाल दिया गए तो इमरजेंस स्लो या फेल्यूर हो सकता है। सॉइल मॉइस्चर, बहुत कम मॉइस्चर से सीड ड्राई हो सकता है और ज़्यादा मॉइस्चर से फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। जैसे पेटी यानी कि धान के लिए हाई मॉइस्चर ज़रूरी है, पर वीट या मेज के लिए एक्सेसिव मॉइस्चर डैमेज कर सकता है। पुअर एरेशन यानी कि ऑक्सीजन की कमी, अगर सॉइल कॉम्पैक्ट हो या वाटर लॉगिंग हो तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और सीडलिंग इमरजेंस स्लो हो जाएगा। जैसे क्ले सॉइल में एरेशन पुअर होता है जो लेग्यूम्स और पल्सेस के जर्मिनेशन को इफेक्ट कर सकता है। सॉइल कंपैक्शन, हार्ड सॉइल लेयर,
अगर सॉइल हार्ड है या इम्परमिएबल लेयर है तो सीडलिंग सरफेस तक नहीं आ सकता। जैसे हेवी क्ले सॉइल में शुगर केन और कॉटन का इमर्जेंस वीक हो सकता है। अब इन्वायरमेंटल फैक्टर, लो टेम्परेचर, कोल्ड कंडीशन में सीड का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और इमरजेंस डिले हो जाता है। जैसे वीट का ऑप्टिमम टेम्परेचर 15 से 25 डिग्री सेल्सियस है। अगर टेम्परेचर 5 डिग्री से नीचे चला जाए तो इमरजेंस स्लो होगा। रैपिड डेसिकेशन यानी कि सॉइल ड्राइंग, अगर सॉइल बहुत जल्दी ड्राई हो जाए तो सीडलिंग इमरजेंस फेल हो सकता है। जैसे सैंडी सॉइल जल्दी ड्राई होती है तो वहाँ पे ड्रिप इरिगेशन या मल्चिंग से मॉइस्चर कंजर्व किया जाता है। लॉन्गर टाइम पीरियड, कुछ सीड्स ज़्यादा समय लेते हैं इमरजेंस के लिए, और अगर सॉइल कंडीशन अनफेवरेबल हो तो इमरजेंस और डिले हो सकता है। जैसे हार्ड सीडेड लेग्यूम्स यानी कि पल्सेस लाइक ग्राम्स और अरहर में डिलेड इमरजेंस होता है। अब केमिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर को देखते हैं। साल्ट कंटेंट, सैलिनिटी प्रॉब्लम, अगर सॉइल में साल्ट ज़्यादा है तो ऑस्मोटिक स्ट्रेस की वजह से सीड वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर पाता और इमरजेंस वीक हो जाता है। जैसे राजस्थान और गुजरात की सेलाइन सॉइल में मस्टर्ड और बार्ली बेटर परफॉर्म करते हैं कंपेयर टू राइस। पुअर सीड क्वालिटी, अगर सीड वीक या एज है या पैथोजन इन्फेक्टेड है तो इमरजेंस स्लो होगा। जैसे ओल्ड वीट सीड 2 to 3 साल पुराना का इमरजेंस वीक होता है। डेट्रीमेंटल सॉइल कंडीशन, सॉइल में टॉक्सिक केमिकल, पेस्टिसाइड्स या माइक्रोबियल इन्फेक्शन हो तो इमरजेंस फेल हो सकता है। जैसे अगर फंगल इन्फेक्शन हो जैसे कि फ्यूजेरियम या पाइथियम का तो सीडलिंग डैम्पिंग ऑफ डिजीज का शिकार हो सकता है। अब जर्मिनेशन एंड सीड हार्वेस्टिंग, सीड का जर्मिनेशन उसके नेचुरल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करता है। कुछ क्रॉप्स को मार्केट पर्पस के लिए लेट हार्वेस्ट किया जाता है और सीड प्रोडक्शन के लिए पहले हार्वेस्ट किया जाता है। आइए देखते हैं सनफ्लावर सीड प्रोडक्शन हार्वेस्ट यानी कि अर्ली हार्वेस्ट के लिए 15 से 20 डेज अर्लियर करना पड़ता है। मार्केट हार्वेस्ट के लिए यानी कि लेट हार्वेस्ट नॉर्मल टाइम पे होता है। मस्टर्ड के लिए 15 से 20 डेज अर्लियर, मार्केट के लिए नॉर्मल टाइम। फ्लैक्स 15 से 20 डेज अर्लियर, नॉर्मल टाइम मार्केट के लिए। कोरिएंडर 10 डेज अर्लियर और मार्केट हार्वेस्ट के लिए नॉर्मल टाइम होता है। अगर सनफ्लावर सीड प्रोडक्शन के लिए अर्ली हार्वेस्ट किया जाए तो बेटर सीड विएबिलिटी और जर्मिनेशन रेट मिलेगा। अब फोलियर फीडिंग एंड केमिकल राइपनिंग को देखते हैं। फोलियर फीडिंग यानी कि पत्तों पर स्प्रे। ग्रेन फिलिंग स्टेज में नाइट्रोजन का फोलियर स्प्रे जर्मिनेशन इम्प्रूव करता है, डोरमेंसी को रिड्यूस करता है और सीडलिंग ग्रो बेटर करता है। केमिकल राइपनर जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड 20 kg पर हेक्टर अप्लाई करते हैं। सनफ्लावर में 40 डेज आफ्टर फ्लावरिंग अप्लाई किया जाता है जो सीड का मॉइस्चर कंटेंट रिड्यूस करता है बिना सोविंग क्वालिटी इम्पेक्ट किए करे। जैसे सनफ्लावर में मैग्नीशियम क्लोरेट स्प्रे करने से सीड जल्दी ड्राई हो जाते हैं जिससे स्टोरेज और जर्मिनेशन बेटर होता है। अब बात करते हैं सीड क्वालिटी एंड इंडेक्स। एग्रीकल्चर में सीड क्वालिटी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जो क्रॉप यील्ड और प्रोडक्टिविटी को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। गुड क्वालिटी सीड का जर्मिनेशन रेट हाई होता है और प्लांट ग्रोथ हेल्दी होती है। आइए समझते हैं सीड इंडेक्स एंड टेस्ट वेट। सीड इंडेक्स 100 सीड्स का वेट बताता है। ये बोल्ड यानी कि बड़े साइज के सीड के लिए यूज होता है। टेस्ट वेट 1000 सीड्स का वेट बताता है। ये स्मॉल यानी कि छोटे साइज के सीड्स के लिए यूज होता है। जैसे मेज मक्का में सीड इंडेक्स 100 सीड का वेट मेजर किया जाता है। राइस यानी कि धान में टेस्ट वेट 1000 सीड का वेट मेजर किया जाता है। बिगर एंड बोल्डर सीड का वेट ज़्यादा होता है जो बेटर जर्मिनेशन और हेल्दी सीडलिंग को इंडिकेट करता है। अब सीड क्वालिटी इंडेक्स। सीड क्वालिटी इंडेक्स सीड की विगर यानी कि ग्रोथ एबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। हाई सीड क्वालिटी इंडेक्स वाले सीड का जर्मिनेशन और इमरजेंस फास्ट होता है। लो सीड क्वालिटी
इंडेक्स वाले सीड वीक और अनइवन जर्मिनेशन शो करते हैं। जैसे हाइब्रिड वीट का सीड क्वालिटी इंडेक्स हाई होता है कंपेयर टू ओल्ड वीट वैरायटी। लो सीड क्वालिटी इंडेक्स वाले सीड को प्री ट्रीटमेंट यानी कि फंगिसाइड या बायोस्टिमुलेंट से इम्प्रूव किया जाता है। अब रियल वैल्यू ऑफ सीड को देखते हैं। रियल वैल्यू सीड लॉट की एक्चुअल प्योरिटी और जर्मिनेशन को मेजर करता है। इसका फार्मूला है प्योरिटी परसेंट इंटू जर्मिनेशन परसेंट अपॉन 100। रियल वैल्यू को यूटिलिटी परसेंटेज भी कहा जाता है। जैसे अगर एक वीट सीड लॉट की प्योरिटी 95% है, जर्मिनेशन 85% है, तो रियल वैल्यू होगा 95 इंटू 85 अपॉन 100 इक्वल टू 80.75%। अगर रियल वैल्यू 70% से कम हो तो वो सीड सोविंग के लिए प्रीफरेबल नहीं होते। हायर रियल वैल्यू वाले सीड का इमर्जेंस और यील्ड बेटर होता है। अब बात करते हैं इम्प्योरिटी परसेंटेज कैलकुलेशन। इम्प्योरिटी परसेंटेज यानी कि डॉकेज सीड लॉट में अनवांटेड मटेरियल का प्रोपोर्शन शो करता है। इम्प्योरिटी इक्वल टू वेट ऑफ इम्प्योरिटीज इन बल्क सैंपल अपॉन टोटल बल्क सैंपल वेट इंटू 100 इसका फार्मूला होता है। आइए एग्जांपल से समझते हैं। अगर एक वीट सीड लॉट में टोटल बल्क वेट 100 kg है, इम्प्योरिटी यानी कि वीट प्लस ब्रोकन सीड प्लस डस्ट 5 kg है, तो इम्प्योरिटी परसेंट होगा 5 अपॉन 100 इंटू 100 इक्वल टू 5%। लोअर इम्प्योरिटी परसेंट वाले सीड हाई क्वालिटी के होते हैं। अब फैक्टर अफेक्टिंग रियल वैल्यू ऑफ सीड को देखते हैं। फर्स्ट, मेथड ऑफ प्रोडक्शन। हाइब्रिड और सर्टिफाइड सीड का रियल वैल्यू हाई होता है। मेथड ऑफ हैंडलिंग, प्रॉपर क्लीनिंग और ग्रेडिंग से रियल वैल्यू मेंटेन होता है। मेथड ऑफ स्टोरेज, आइडियल स्टोरेज यानी कि लो मॉइस्चर गुड वेंटिलेशन से रियल वैल्यू ज़्यादा टाइम तक मेंटेन होता है। जैसे कोल्ड स्टोरेज में रखे गए हाइब्रिड राइस सीड का रियल वैल्यू ज़्यादा होता है कंपेयर टू ओपन स्टोरेज में रखे सीड। मॉइस्चर एक्सपोजर से जर्मिनेशन रेट ड्रॉप होता है और रियल वैल्यू कम हो जाता है। अब बात करते हैं जेनेटिक प्योरिटी एंड आइसोलेशन डिस्टेंस को देखते हैं। फसल प्रोडक्शन में जेनेटिक प्योरिटी और आइसोलेशन डिस्टेंस का बहुत बड़ा रोल होता है। ये इंश्योर करता है कि सीड का असली जेनेटिक मेकअप बना रहे और कोई अनवांटेड मिक्सिंग ना हो। चलिए समझते हैं जेनेटिक प्योरिटी। जेनेटिक प्योरिटी का मतलब है कि एक सीड वैरायटी का डीएनए बिल्कुल ओरिजिनल और अनचेंज हो। 100% जेनेटिक प्योरिटी आइडियल होती है, लेकिन प्रैक्टिकली थोड़ा कंटामिनेशन हो सकता है। अदर क्रॉप स्पेसिस की सीड्स का कंटामिनेशन मैक्सिमम 0.1% अलाउ होता है। जैसे अगर एक हाइब्रिड वीट सीड बैच में 99.9% सेम वैरायटी के सीड हैं और 0.1% किसी और क्रॉप का सीड मिल गया, तो जेनेटिक प्योरिटी मेंटेन मानी जाएगी। अगर कंटामिनेशन 0.1% से ज़्यादा हो जाए तो सीड क्वालिटी डिग्रेड हो सकती है। अब आइसोलेशन डिस्टेंस को देखते हैं। आइसोलेशन डिस्टेंस का मतलब है कि सीड प्रोडक्शन प्लॉट को दूसरी वैरायटी से कितना दूर रखना चाहिए ताकि क्रॉस पोलिनेशन और अनवांटेड मिक्सिंग अवॉइड हो सके। ये जेनेटिक प्योरिटी और फिजिकल प्योरिटी दोनों मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होता है। जेनेटिक डिटोरिएशन के दो मेजर रीजन होते हैं। फर्स्ट, क्रॉस पोलिनेशन। अगर कोई पोलिनेटिंग इंसेक्ट या हवा एक वैरायटी का पोलन दूसरे वैरायटी पर ट्रांसफ़र कर दे तो जेनेटिक मिक्सिंग हो सकती है। फिजिकल मिक्सिंग, अगर सीड्स हार्वेस्टिंग या प्रोसेसिंग के टाइम मिक्स हो जाए तो प्योरिटी खराब हो सकती है। जैसे अगर एक हाइब्रिड मेज का प्लॉट एक देसी मेज के प्लॉट के बिल्कुल पास है तो दोनों में क्रॉस पोलिनेशन हो सकता है और हाइब्रिड की जेनेटिक प्योरिटी डिग्रेड हो सकती है। इसलिए आइसोलेशन डिस्टेंस मेंटेन करना जरूरी होता है। आइसोलेशन डिस्टेंस का इफेक्ट को देखते हैं। सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स, ये क्रॉप मोस्टली अपने ही पोलन से फर्टिलाइज होते हैं, इसलिए आइसोलेशन डिस्टेंस कम होते हैं, सिर्फ 3 मीटर। जैसे वीट, गेहूँ, राइस, धान, सोयाबीन, पीज, मूंग, चना। क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स, ये क्रॉप बहुत इजीली क्रॉस पोलिनेट होते हैं, इसलिए ज़्यादा आइसोलेशन डिस्टेंस रिक्वायर्ड होते हैं। मेज, बाजरा, जोवर, सनफ्लावर, मस्टर्ड। अपडेटेड आइसोलेटेड डिस्टेंस रिक्वायरमेंट को देखते हैं।
क्रॉप टाइप सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप जैसे राइस, वीट, सोयाबीन 3 मीटर आइसोलेशन डिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए। क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप मेज, बाजरा, सनफ्लावर, मस्टर्ड 200 से 400 मीटर आइसोलेशन डिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए। ऑफन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप जैसे कॉटन, सोरगम, ओनियन, चिल्ली 50 टू 300 मीटर्स मिनिमम आइसोलेशन डिस्टेंस होना चाहिए। क्रॉस पोलिनेशन वाले क्रॉप में आइसोलेशन डिस्टेंस ज़्यादा होता है क्योंकि इंसेक्ट या हवा पोलन कैरी कर सकते हैं। सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप में जेनेटिक मिक्सिंग का चांस कम होता है, इसलिए आइसोलेशन डिस्टेंस सिर्फ 3 मीटर होता है। अब बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग आइसोलेशन डिस्टेंस। मोड ऑफ पोलिनेशन, अगर क्रॉप सेल्फ पोलिनेटेड है तो आइसोलेशन डिस्टेंस कम होगा और अगर क्रॉस पोलिनेटेड है तो ज़्यादा होगा। पोलिनेशन एक्टिविटी, बीज और हवा जितना ज़्यादा पोलन स्प्रेड करती है उतना ज़्यादा आइसोलेशन डिस्टेंस रिक्वायर्ड होता है। विंड डायरेक्शन एंड स्पीड, अगर हवा की स्पीड ज़्यादा है तो पोलन दूर तक जा सकता है, इसलिए आइसोलेशन डिस्टेंस बढ़ जाता है। क्रॉप स्पेसिस, डिफरेंट क्रॉप्स के पोलिनेशन का नेचर अलग होता है, इसलिए आइसोलेशन डिस्टेंस क्रॉप स्पेसिफिक होता है। जैसे मेज का पोलन हवा के थ्रू बहुत दूर तक जा सकता है, इसलिए आइसोलेशन डिस्टेंस 400 मीटर तक होता है। वीट का पोलन सेल्फ पोलिनेटेड होता है, इसलिए सिर्फ 3 मीटर का आइसोलेशन डिस्टेंस काफ़ी होता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्योर सीड। प्योर सीड हाई जेनेटिक प्योरिटी वाले सीड होते हैं जो क्रॉप प्रोडक्शन और यील्ड को ऑप्टिमाइज करने के लिए स्पेशली डेवलप किए जाते हैं। इंटरनेशनल क्रॉप इम्प्रूवमेंट एसोसिएशन के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 4 मेजर क्लासेस ऑफ प्योर सीड होती है। फर्स्ट, ब्रीडर न्यूक्लियस सीड। ये सबसे शुद्ध और जेनेटिकली प्योर सीड होती है जो डायरेक्टली प्लांट ब्रीडर की सुपरविजन में प्रोड्यूस होता है। जेनेटिक आइडेंटिटी और प्योरिटी बिल्कुल ओरिजिनल होती है, इसलिए इसका प्राइस सबसे ज़्यादा होता है। ब्रीडर सीड का यूज फाउंडेशन सीड बनाने के लिए होता है। आइए इसके फीचर्स को देखते हैं। हाई जेनेटिक प्योरिटी मतलब 100% डायरेक्टली ब्रीडर के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। वेरी लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल होता है। कॉस्टली होता है क्योंकि इसका प्रोडक्शन कंट्रोल्ड कंडीशन में होता है। ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में ब्रीडर न्यू वीट वैरायटी का ब्रीडर सीड प्रोड्यूस करते हैं जो बाद में फाउंडेशन सीड बनाने के लिए यूज होता है। अब बात करते हैं फाउंडेशन सीड। ये ब्रीडर सीड से डायरेक्टली प्रोड्यूस होता है और बाकी सारे सर्टिफाइड सीड का सोर्स होता है। इसका प्रोडक्शन नेशनल सीड कॉरपोरेशन या स्टेट सीड कॉरपोरेशन के अंदर होता है। इसके फीचर्स को देखते हैं। हाई प्योरिटी एंड क्वालिटी मेंटेन की जाती है। गवर्नमेंट फार्म रिसर्च इंस्टीट्यूट और प्रोग्रेसिव फार्मर के अंदर प्रोड्यूस होता है। वाइड टैग से डिनोट किया जाता है। डायरेक्टली सर्टिफाइड सीड भी बनाया जा सकता है या रजिस्टर्ड सीड का पेरेंट बन सकता है। जैसे अगर ब्रीडर सीड PVW 343 वीट वैरायटी का है तो उसे फाउंडेशन सीड प्रोड्यूस किया जाएगा तो सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन का बेस बनेगा। अब बात करते हैं रजिस्टर्ड सीड। ये फाउंडेशन सीड या रजिस्टर्ड सीड से प्रोड्यूस होता है। सर्टिफाइड सीड या रजिस्टर्ड सीड का पेरेंट होता है। इंडिया में इसको ज़्यादा यूज नहीं किया जाता और फाउंडेशन सीड से डायरेक्टली सर्टिफाइड सीड बनाया जाता है। आइए इसके फीचर्स को देखते हैं। जेनेटिक आइडेंटिटी और प्योरिटी सेटिस्फैक्ट्री होती है। प्रोग्रेसिव फार्मर के अंदर SSC की सुपरविजन में प्रोड्यूस होता है। पर्पल टैग से डोनेट किया जाता है। ज़्यादा यूज नहीं होता क्योंकि इंडिया में डायरेक्टली FS से CS प्रोड्यूस करना यानी कि फाउंडेशन सीड से सर्टिफाइड सीड प्रोड्यूस करना कॉमन है। पंजाब या हरियाणा में वीट का फाउंडेशन सीड डायरेक्टली सर्टिफाइड सीड बनाने के लिए यूज होता है। इस वजह से रजिस्टर्ड सीड प्रोडक्शन को ओमिट कर दिया जाता है। अब बात करते हैं सर्टिफाइड सीड। ये फाउंडेशन सीड रजिस्टर्ड सीड या सर्टिफाइड सीड के प्रोजेनी होते हैं जो कमर्शियल क्रॉप प्रोडक्शन के लिए फार्मर को सप्लाई किए जाते हैं। स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी इनका सर्टिफिकेशन करती है और नेशनल स्टेट कॉरपोरेशन एंड स्टेट सीड कॉरपोरेशन प्रोग्रेसिव फार्मर के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं। फीचर्स देखते हैं इसके। कमर्शियल यूज़ के लिए फार्मर को दिया जाता है। जेनेटिक प्योरिटी और आइडेंटिटी
सेटिस्फैक्ट्री होती है। ब्लू टेक से डोनेट किया जाता है। 2 जनरेशन में प्रोड्यूस होता है, F1 और F2। F2 से आगे रीसर्टिफिकेशन एलाउ नहीं होता। जैसे PBW343 वीट का फाउंडेशन सीड से सर्टिफाइड सीड बनाया जाता है, जो फार्मर को दिया जाता है ताकि वो अपनी कमर्शियल वीट प्रोडक्शन कर सके। अब बात करते हैं अदर टाइप्स ऑफ सीड। अपार्ट फ्रॉम प्योर सीड जैसे ब्रीडर, फाउंडेशन, रजिस्टर्ड, सर्टिफाइड, एग्रीकल्चर में कुछ और टाइप्स के सीड भी यूज होते हैं जो जेनेटिक और फिजिकल फैक्टर के अकॉर्डिंग उतने प्योर नहीं होते, लेकिन उनका एग्रोनॉमिक इम्पोर्टेंस होता है। ये सीड कम जेनेटिक प्योरिटी वाले होते हैं, लेकिन लोकल वेराइटीज से 10 से 15% ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं और पेस्ट, डिजीज और एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए बेटर एडेप्टेड होते हैं। फर्स्ट, इम्प्रूव सीड। इम्प्रूव्ड सीड वो होते हैं जो पुरानी लोकल वैरायटी का जेनेटिकली इम्प्रूव वर्जन होते हैं ताकि उनकी ईल्ड बढ़ सके और डिजीज रेजिस्टेंस हो। ये सीड प्योर नहीं होते बट लोकल सीड से बेटर होते हैं। इसके फीचर्स को देखते हैं। जेनेटिक प्योरिटी मॉडरेट होती है, अप्रॉक्स 70 to 85%। लोकल सीड से 10 से 15% बेटर परफॉर्मेंस देते हैं। पेस्ट और डिजीज के लिए रेजिस्टेंट होते हैं। एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से डेवलप किए जाते हैं। हाई यील्डिंग और फर्टिलाइजर रिस्पॉन्सिव होते हैं। जैसे पूसा बासमती 1121 डेवलप्ड फ्रॉम ट्रेडिशनल बासमती वैरायटी बट हायर यील्ड एंड डिजीज रेजिस्टेंस के साथ। IR64 राइस इम्प्रूव वैरायटी जो लोकल राइस वैरायटी से ज़्यादा यील्ड देती है और डिजीज रेजिस्टेंस है ये। अब हाइब्रिड सीड 2 जेनेटिकली डिफरेंट पेरेंट प्लांट के क्रॉस से बनाए जाते हैं, जिससे उनमें हेट्रोसिस या हाइब्रिड विगर आता है। हाइब्रिड सीड में यील्ड ज़्यादा होती है, लेकिन ये F1 जनरेशन तक ही ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। F2 जनरेशन में इनका परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाता है, इसलिए हाइब्रिड सीड को हर साल नए बीज के साथ ग्रो करना पड़ता है। आइए इसके फीचर्स को देखते हैं। हाई यील्ड पोटेंशियल 20 to 25% ज़्यादा यील्ड लोकल और इम्प्रूव वैरायटी से आता है। बेटर रेजिस्टेंस अगेंस्ट पेस्ट, डिजीज और एबायोटिक स्ट्रेस जैसे ड्रॉट, फ्लड, सेलिनिटी से होता है। यूनिफॉर्मिटी इन प्लांट ग्रोथ और हार्वेस्टिंग। हाइब्रिड विगर यानी कि हेट्रोसिस इफेक्ट के वजह से फास्ट ग्रोथ और बेटर क्वालिटी होती है। F1 हाइब्रिड का यील्ड बेस्ट होता है, लेकिन F2 जनरेशन में प्योरिटी और यील्ड रिड्यूस हो जाता है। अब एग्जांपल देख लेते हैं। हाइब्रिड मेज गंगा 5, डेक्कन हाइब्रिड एक्सेट्रा। हाइब्रिड राइस DRRH3 PA6444। हाइब्रिड वेजिटेबल्स टोमेटो, अरकार, रक्षक, कॉलीफ्लावर, पूसा हाइब्रिड 2। फार्मर को हर साल नए हाइब्रिड सीड खरीदने पड़ते हैं क्योंकि इनके F2 जनरेशन का यील्ड और क्वालिटी कम हो जाता है। अब बात करते हैं कंपोजिट सीड। कंपोजिट सीड वो होते हैं जो जेनेटिकली डाइवर्स प्लांट के ओपन पॉलिनेशन के थ्रू प्रोड्यूस किए जाते हैं। ये हाइब्रिड सीड से कम प्रोडक्टिव होते हैं, लेकिन इनका एडवांटेज ये है कि इनका सीड नेक्स्ट जनरेशन में भी यूज किया जा सकता है, अनलाइक हाइब्रिड सीड। आइए इसके फीचर्स को देखते हैं। ओपन पॉलिनेटेड सीड होते हैं, सेल्फ पॉलिनेटेड और क्रॉस पॉलिनेटेड दोनों पॉसिबल होती है। जेनेटिक वेरिएबिलिटी मेंटेन रहती है। हाइब्रिड से थोड़ा कम प्रोडक्टिव होते हैं, लेकिन इनका सीड नेक्स्ट सीजन के लिए यूज हो सकता है। डिजीज और पेस्ट रेजिस्टेंस जनरली अच्छी होती है। जैसे कंपोजिट मेज किसान कंपोजिट, जवाहर कंपोजिट, विक्रम कंपोजिट। कंपोजिट बाजरा ICTP 8203। कंपोजिट सोरगम CSH14। लिमिटेशंस को देखते हैं। यील्ड हाइब्रिड वैरायटी के कंपैरिजन में कम होता है। यूनिफॉर्मिटी हाइब्रिड सीड के कंपैरिजन में कम होती है। अब म्यूटेंट सीड को देखते हैं। म्यूटेंट सीड आर्टिफिशियली इंड्यूस म्यूटेशन से बनाए जाते हैं, जिसमें रेडिएशन या केमिकल का यूज करके जीन मॉडिफिकेशन किया जाता है। ये वैरायटीज़ नेचुरल सिलेक्शन से डेवलप नहीं होती, बल्कि उनका जेनेटिक मेकअप आर्टिफिशियली अल्टर किया जाता है। आइए इसके फीचर्स को देखते हैं। म्यूटेशन ब्रीडिंग के थ्रू डेवलप किया जाता है। डिजीज और पेस्ट रेजिस्टेंस इंप्रूव होती है। यील्ड और क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है। स्ट्रेस रेजिस्टेंस के लिए भी जेनेटिकली मॉडिफाइड किया जाता है। जैसे
ट्रोम्बे ग्राउंडनट म्यूटेंट वेराइटी डेवलप्ड बाय BARC यूजिंग गामा रेडिएशन। सारबती सोनारा म्यूटेंट व्हीट वेराइटी डेवलप्ड यूजिंग गामा रेज। TAU1 म्यूटेंट सोयाबीन वेराइटी डेवलप्ड बाय ट्रोम्बे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। अब बात करते हैं लिमिटेशंस की। जेनेटिक म्यूटेशन अनप्रेडिक्टेबल हो सकती है, इसलिए टेस्टिंग और इवेल्युएशन प्रोसेस ज़्यादा टाइम लेती है। अब बात करते हैं वियाबिलिटी टेस्ट ऑफ सीड्स को देखते हैं। वियाबिलिटी का मतलब है किसी सीड का जर्मिनेशन करने की कैपेसिटी, यानी एक स्पेसिफिक पीरियड तक सीड जिंदा और एक्टिव रहे। अगर सीड डोरमेंट हो या स्लो जर्मिनेट करे तो रैपिड वियाबिलिटी टेस्ट काफ़ी यूज़फुल होते हैं। वियाबिलिटी टेस्ट का मेन पर्पज़ होता है ये चेक करना कि सीड सही है या नहीं, ताकि बीज बीजने से पहले ही उनकी क्वालिटी इंश्योर की जा सके। फर्स्ट, रेस्पिरेशन टेस्ट। रेस्पिरेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो लाइफ का इंडिकेशन देता है। अगर सीड रेस्पायर कर रहा है तो इसका मतलब वो विएबल है, यानी कि जिंदा है। लेकिन रेस्पिरेशन टेस्ट कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए रेयरली यूज किया जाता है। जैसे एक एयर टाइट कंटेनर में सीड रखो और O2 और CO2 के लेवल को मॉनिटर करो। अगर CO2 इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब सीड रेस्पिरेशन कर रहा है और विएबल है। अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस मेथड। सीड को डिस्टिल्ड वाटर में सोक किया जाता है। डेड सीड के अंदर के मेटाबोलाइट्स जैसे मिनरल, एंजाइम, शुगर लीक हो जाते हैं। जितना ज़्यादा लीक होगा उतनी ही इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ज़्यादा होगी। अगर कंडक्टेंस हाई है, इसका मतलब डेड सीड ज़्यादा है। जैसे सोयाबीन सीड को 24 घंटे तक डिस्टिल्ड वाटर में सोक किया, कंडक्टिविटी मीटर से चेक किया गया। अगर कंडक्टेंस हाई है तो इसका मतलब बीज विएबल नहीं है, यानी कि सीड विएबल नहीं है। अब पोटासियम पर मैग्नेट KMnO4 मेथड को देखते हैं। KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो डेड सीड टिश्यू से रिएक्ट करके सॉल्यूशन का कलर चेंज करता है। अगर सॉल्यूशन का कलर ज़्यादा चेंज हो रहा है तो इसका मतलब डेड सीड ज़्यादा है। जैसे राइट सीड को KMnO4 सॉल्यूशन में डाला, अगर सॉल्यूशन डार्क हो गया, इसका मतलब ज़्यादा डेड सीड है। ये टेस्ट क्वालिटेटिव है, यानी एग्जैक्ट विएबिलिटी परसेंटेज नहीं बताता। अब इंडिगो कार्माइन मेथड्स को देखते हैं। इंडिगो कार्माइन एक डाई है जो डेड सीड्स को स्टेन कर देता है। डेड सीड्स ब्लू या पर्पल कलर में दिखाई देता है, जबकि विएबल सीड अनस्टेन्ड या लाइट स्टेन रहेंगे। जैसे व्हीट सीड को इंडिगो कार्माइन सॉल्यूशन में डाला गया, स्टेन सीड काउंट किए गए। जितने ज़्यादा स्टेन सीड उतने ज़्यादा डेड सीड हैं। काउंटिंग मैनुअल होती है, एरर होने के चांसेस इसमें होते हैं। अब एम्ब्रायो कल्चर मेथड। एम्ब्रायो को सीड से अलग करके स्टेराइल मीडियम में ग्रो कराया जाता है। अगर एम्ब्रायो जर्मिनेट करे तो सीड विएबल है। जैसे मैच के एम्ब्रायो को पेट्री डिश में रखा और 7 दिन तक ऑब्जर्व किया, जो एम्ब्रायो जर्मिनेट हुए वो विएबल है। ये एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग है, 7 से 10 दिन लगता है। अब टेट्राजोलियम क्लोराइड टेस्ट। इस टेस्ट में सीड को 0.5 to 2% टेट्राजोलियम क्लोराइड, यानी कि 2,3,5 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड सॉल्यूशन में डिप किया जाता है। जो सीड्स विएबल होते हैं वो रेड या पिंक कलर में स्टेन हो जाते हैं। जो सीड डेड होते हैं वो अनस्टेन रहते हैं। जैसे सोयाबीन सीड को टेट्राजोलियम सॉल्यूशन में डाला, 90% सीड रेड स्टेन हो गए, इसका मतलब है 90% सीड विएबल है, जिंदा है। इसका एडवांटेज ये है कि फास्ट और रिएबल टेस्ट है, 4 से 5 मिनट में रिजल्ट मिल जाता है। लेकिन लिमिटेशन ये है कि प्रॉपर स्टेनिंग पैटर्न को एनालाइज करना जरूरी है, वरना रॉन्ग कैलकुलेशन हो सकता है। अब ग्रोडेक्स टेस्ट। ग्रोडेक्स एक कमर्शियल ब्रांड है जो टेट्राजोलियम ब्रोमाइड इंडिकेटर यूज करता है विएबिलिटी टेस्ट के लिए। वर्किंग टेट्राजोलियम क्लोराइड टेस्ट जैसा ही है,
लेकिन फास्टर और ईजियर है। जैसे मैच सीड को ग्रोडेक्स पाउडर के साथ टेस्ट किया, विएबल सीड रेड स्टेन हो गया। हाई कॉस्ट और अवेलेबिलिटी का इशू हो सकता है। अब बात करते हैं सीड मॉइस्चर एंड डोरमेंसी को देखते हैं। सीड मॉइस्चर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो जर्मिनेशन और स्टोरेज पे डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। अगर मॉइस्चर कंटेंट सही रेंज में है तो सीड प्रॉपरली जर्मिनेट करेगा। जर्मिनेशन तभी होता है जब सीड मॉइस्चर 40 to 60% के बीच हो। अगर मॉइस्चर इस रेंज से कम है तो सीड डोरमेंट या इनएक्टिव हो सकता है। अगर मॉइस्चर ज़्यादा हो तो फंगल इन्फेक्शन और सीड डैमेज का रिस्क होता है। अब बात करते हैं सीड मॉइस्चर डिटरमाइन करने के मेथड्स को देखते हैं। फर्स्ट, ट्रेडिशनल बाइट टेस्ट। सीड को बाइट करके देखा जाता है। इसमें एक्यूरेसी लो होती है और फार्मर के लिए क्विक टेस्ट होता है ये। इलेक्ट्रिकल मॉइस्चर मीटर, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस से मॉइस्चर चेक होता है। मीडियम एक्यूरेसी मिलती है लेकिन फील्ड यूज के लिए बेस्ट है। इंफ्रारेड मॉइस्चर मीटर, इंफ्रारेज से सीड मॉइस्चर डिटेक्ट होता है। इसमें एक्यूरेसी हाई होती है, लैब और इंडस्ट्री में यूज होता है ये। ऑयल डिस्टिलेशन मेथड, सीड में से ऑयल और मॉइस्चर एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हाई होती है। हाई ऑयल सीड जैसे मस्टर्ड और सनफ्लावर के लिए यूज होता है। लेबोरेटरी ओवन मेथड, सीड को ड्राई करके मॉइस्चर कंटेंट मेजर किया जाता है। इसमें एक्यूरेसी हाई मिलती है। ऑफिशियल सीड टेस्टिंग के लिए यूज होता है। कारी फिशर रिएजेंट मेथड, केमिकल रिएक्शन से मॉइस्चर मेजर होता है। एक्सट्रीमली हाई एक्यूरेसी देती है। साइंटिफिक और प्रीसियस एनालिसिस के लिए बेस्ट है। अब बेस्ट मेथड को देख लेते हैं। कार्ल फिशर रिएजेंट मेथड सबसे एक्यूरेट होती है। लैब ओवन मेथड को भी स्टैंडर्ड सीड टेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिकल मॉइस्चर मीटर फील्ड के लिए क्विक और इफेक्टिव होते हैं। अब बात करते हैं सीड डोरमेंसी की। सीड डोरमेंसी का मतलब है कि सीड का जर्मिनेशन टेम्पररी रुक गया है, चाहे इन्वायरमेंटल कंडीशन सूटेबल हो। ये एक नेचुरल सर्वाइवल मैकेनिज्म है ताकि सीड अनफेवरेबल कंडीशन में डैमेज ना हो। आइए डोरमेंसी के कॉजेस को देखते हैं। हार्ड सीड कोड, सीड कोड बहुत हार्ड होता है जो वाटर और ऑक्सीजन को अंदर नहीं आने देता, जैसे पी ग्राम मस्टर्ड में। इमेच्योर एम्ब्रायो, इसका रीजन है सीड का एम्ब्रायो प्रॉपरली डेवलप नहीं होता, जैसे ऑर्चिड गिंको। केमिकल इनहिबिटर्स, सीड के अंदर ग्रोथ इनहिबिटिंग केमिकल होते हैं, इसलिए ऐसा होता है। टोमेटो एप्पल्स में देखा जाता है। लैक ऑफ इंजाइम्स, जर्मिनेशन के लिए हाइड्रोलाइटिक इंजाइम्स काम नहीं करते हैं वीट बार्ली में। टेम्परेचर सेंसिटिविटी, सीड को स्पेसिफिक टेम्परेचर रेंज चाहिए जर्मिनेशन होने के लिए। राइस लेट्यूस में। अब डोरमेंसी के फीचर्स को देखते हैं। डोरमेंट सीड में मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत स्लो होती है। मॉइस्चर कंटेंट मिनिमम होता है। रेस्पिरेशन या तो स्लो होता है या एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, यानी कि ऑक्सीजन का कम यूज होता है। डोरमेंसी एक रिवर्सेबल प्रोसेस है, यानी प्रॉपर कंडीशन मिलने पर सीड जर्मिनेट कर सकते हैं। अब डोरमेंसी तोड़ने के तरीके को देखते हैं। मेथड्स। स्कैरिफिकेशन, देखते हैं कैसे काम करता है। सीड कोट को मैकेनिकली डैमेज किया जाता है ताकि वाटर और ऑक्सीजन इंटर कर सके। पी मस्टर्ड ग्राम में किया जाता है। स्ट्रेटिफिकेशन, सीड को कोल्ड ट्रीटमेंट दिया जाता है 2 to 5 डिग्री सेल्सियस 4 वीक। एप्पल पीएल वॉलनट में किया जाता है। हॉट वाटर ट्रीटमेंट, सीड को गर्म पानी में डीप करके कोस्ट सॉफ्ट किया जाता है एकेसिया राइस में। एसिड ट्रीटमेंट, सल्फ्यूरिक एसिड से सीड कोट का थिकनेस कम किया जाता है, जैसे कॉटन टोमेको में किया जाता है। लाइट ट्रीटमेंट, रेड लाइट 660 नैनोमीटर डोरमेंसी तोड़ती है।
जबकि फार रेड लाइट 735 नैनोमीटर डोर्मेंसी बढ़ाती है। लेट्यूस तंबाकू में देखा जाता है। ग्रोथ हार्मोन्स GA3 एंड साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, GA3 और साइटोकाइनिन डोर्मेंसी तोड़ने में हेल्प करती है। बार्ली, व्हीट, राइस क्रॉप में बेस्ट डोर्मेंसी ब्रेकिंग मेथड है जिब्रेलिक एसिड ट्रीटमेंट सबसे इफेक्टिव होता है, स्पेशली फॉर व्हीट एंड बार्ली। स्टेरिफिकेशन कोल्ड रीजन क्रॉप के लिए बेस्ट है। स्कैरिफिकेशन हार्ड कोटेड सीड के लिए बेस्ट है। अब डोर्मेंसी एंड लाइट सेंसिटिविटी को देखते हैं। लाइट का भी सीड डोर्मेंसी पे इफेक्ट होता है, जैसे रेड लाइट 660 नैनोमीटर वाला जर्मिनेशन प्रोमोट करती है। फार रेड 735 नैनोमीटर जर्मिनेशन इनहिबिट करती है। लेट्यूस और तंबाकू के सीड में रेड लाइट से डोर्मेंसी ब्रेक होती है। फार रेड लाइट देने से जर्मिनेशन रुक जाती है। अब बात करते हैं डोर्मेंसी तोड़ने के दो मेजर मेथड्स हैं, फिजिकल ट्रीटमेंट एंड केमिकल ट्रीटमेंट। फिजिकल मेथड का मेन गोल है सीड कोट को मॉडिफाई करना या इंटरनल मेटाबॉलिक एक्टिविटी को एक्टिवेट करना। चलिए मेथड को देखते हैं और प्रोसेस को देखते हैं। हीट ट्रीटमेंट 40 to 45 डिग्री सेल्सियस। सीड को 40 to 45 डिग्री सेल्सियस पर एक्सपोज करना फॉर स्पेसिफिक टाइम। लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। सीड को प्री सोक करके 12 से 24 घंटे के लिए लो टेम्परेचर पे रखना। अल्टरनेट हीटिंग एंड कूलिंग मेथड। रिपीटेड हीटिंग और कूलिंग साइकिल से डोर्मेंसी ब्रेक होती है। अल्टरनेट ड्राइंग एंड वेटिंग। सीड को बार बार ड्राई और वेट किया जाता है ताकि मेटाबॉलिक चेंजेस आए। रेड लाइट एक्सपोजर 15 to 25 डिग्री सेल्सियस 1 to 4 आवर के लिए। वाटर सॉक सीड को रेड लाइट में एक्सपोज करना। डी हस्किंग स्कैरिफिकेशन। सीड कोट को रब करके थिन बनाना ताकि वाटर इजिली एब्जॉर्ब हो सके। इसमें से बेस्ट मेथड है स्कैरिफिकेशन सीड कोट रिमूवल। सबसे इफेक्टिव है थिक कोट सीड के लिए। लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट एप्पल और मस्टर्ड जैसे क्रॉप के लिए बेस्ट है। रेड लाइट एक्सपोजर लेट्यूस और तंबाकू में डोर्मेंसी ब्रेक करने का बेस्ट मेथड है। अब बात करते हैं केमिकल ट्रीटमेंट डोर्मेंसी तोड़ने के लिए डायरेक्ट बायोकेमिकल रिएक्शन को ट्रिगर करते हैं। इनऑर्गेनिक केमिकल्स मेथड को देखते हैं। एसिड ट्रीटमेंट 0.1 to 0.5% H2SO4 HNO3 HCl। डाइल्यूट एसिड सॉल्यूशन में सीड को डीप करना होता है। पोटासियम नाइट्रेट KNO3 1 to 3%। फ्रेशली हार्वेस्टेड सीड में डोर्मेंसी तोड़ने के लिए स्ट्रॉन्गेस्ट मेथड है ये। एमोनियम नाइट्रेट NH4NO3 1 to 3%। सीड मेटाबॉलिज्म फास्ट करने के लिए है। हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 जर्मिनेशन स्पीड अप करने के लिए यूज होता है। बोरिक एसिड H3BO4 सेल डिवीजन एक्टिवेट करता है। ऑक्सीजन ट्रीटमेंट हाई O2 कंसंट्रेशन से डोर्मेंसी ब्रेक होती है। इसमें से बेस्ट मेथड है KNO3 पोटासियम नाइट्रेट डोर्मेंसी ब्रेक करने का सबसे इफेक्टिव और इमीडिएट मेथड है। एसिड ट्रीटमेंट हार्ड कोट सीड के लिए बेस्ट है। अब ऑर्गेनिक केमिकल मेथड नॉन हार्मोनल थायोयूरिया एस्कॉर्बिक एसिड सीड मेटाबॉलिज्म को एक्टिवेट करने के लिए है ये। हार्मोनल जिब्रेलिक एसिड GA3 1 to 1000 ppm सीड जर्मिनेशन और डोर्मेंसी ब्रेक का मोस्ट कॉमन हार्मोन है ये। काइनेटिन 1 to 100 ppm सीडलिंग ग्रोथ और सेल डिवीजन प्रमोट करता है। इथेरल 100 to 300 ppm डोर्मेंसी ब्रेक और सीड जर्मिनेशन एक्सेलरेट करता है। इसमें से बेस्ट ऑर्गेनिक मेथड है GA3 जिब्रेलिक एसिड सबसे इफेक्टिव और कॉमनली यूज मेथड है। इथाइलिन और काइनेटिन भी डोर्मेंसी ब्रेक में हेल्पफुल होते हैं। अब अदर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। डिह्यूमिडिफिकेशन स्टोरेज के दौरान सीड में मॉइस्चर कंट्रोल करना जरूरी होता है। सिलिका जेल सबसे कॉमन डिसिकेंट मॉइस्चर अब्जॉर्बर है। अब टेम्परिंग ग्रेन्स या सीड को एक डिज़ायर मॉइस्चर लेवल और टेम्परेचर पे लेने का प्रोसेस है ये प्रोसेसिंग और जर्मिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है।
मेट्रिकल इफेक्ट, इन्फ्लोरेसेंस में सीड क्वालिटी का वेरिएशन उसके पोजीशन पे डिपेंड करता है। डिफरेंट फ्लावरिंग पैटर्न की वजह से सीड जर्मिनेशन और वियाबिलिटी में डिफरेंसेस हो सकता है। इंडियन सीड एक्ट 1966 को देखते हैं। इंडिया में सीड की क्वालिटी मेंटेन करने के लिए इंडियन सीड एक्ट 1966 लागू किया गया था। ये एक्ट सीड जर्मिनेशन, क्वालिटी कंट्रोल और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रूल्स डिफाइन करता है। आइए इसके मेजर ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं। सर्टिफाइड और हाई क्वालिटी सीड का प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन इंश्योर करना, पुअर क्वालिटी और फेक सीड का मिसयूज रोकना, फार्मर को जेनेटिकली प्योर और विएबल सीड प्रोवाइड करना। अब बात करते हैं सीड ट्रीटमेंट। सीड ट्रीटमेंट एक इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है जो सीड जर्मिनेशन इम्प्रूव करने, डिजीजेज और पेस्ट से प्रोटेक्शन देना और क्रॉप यील्ड बढ़ाने के लिए किया जाता है। आइए सीड ट्रीटमेंट के मेन ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं। सीड बॉर्न और सॉइल बॉर्न डिजीज और इंसेक्ट से प्रोटेक्शन करना, सीड डोरमेंसी तोड़ना और जर्मिनेशन प्रमोट करना, नाइट्रोजन फिक्सेशन बढ़ाने के लिए स्पेशली पल्स में, सीड सोविंग को इजी और यूनिफॉर्म बनाना। सीड ट्रीटमेंट दो मेजर टाइप्स में होते हैं, डिजीज एंड इंसेक्ट कंट्रोल ट्रीटमेंट, फिजिकल एंड केमिकल। सीड इनोकुलेशन, लेग्यूम्स के लिए सीड स्पेशल ट्रीटमेंट। अब डिजीज एंड इंसेक्ट कंट्रोल ट्रीटमेंट को देखते हैं। फर्स्ट, फिजिकल ट्रीटमेंट विदाउट केमिकल। इसमें सिर्फ टेम्परेचर या नेचुरल मेथड का यूज होता है, जैसे हॉट वाटर ट्रीटमेंट। सीड को एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे हॉट वाटर में रखना फॉर फ्यू मिनट्स, फिर कूल करके ड्राई करना। इसमें से डिजीज कंट्रोल होती है, वो है लूज स्मट ऑफ व्हीट, लूज स्मट ऑफ बार्ली, अल्टरनेरिया ब्लाइट ऑफ व्हीट, लीफ स्पॉट ऑफ सेसमम। सोलर ट्रीटमेंट, सीड को सोक करके सनलाइट में एक हार्ड सरफेस यानी कि सीमेंट या मेटल सीट पे ड्राई करना। क्रॉप्स इसमें आते हैं व्हीट, बार्ली, और डिजीज जो कंट्रोल होते हैं वो है लूज स्मट ऑफ व्हीट एंड बार्ली। इसमें से बेस्ट मेथड है हॉट वाटर ट्रीटमेंट, फंगल डिजीज के लिए बेस्ट है। सोलर ट्रीटमेंट इंडिया जैसे ट्रॉपिकल क्लाइमेट में इफेक्टिव है। अब बात करते हैं केमिकल ट्रीटमेंट, फंगिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं। केमिकल सीड ट्रीटमेंट में फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स और बैक्टीरियोसाइड्स का यूज होता है ताकि सीड बोर्न और सॉइल बोर्न डिजीज कंट्रोल की जा सके। आइए केमिकल को देखते हैं और उससे कंट्रोल्ड डिजीज और पेस्ट को देखते हैं। थायरम 2 ग्राम पर केजी सीड, ये फंगिसाइड है और व्हीट, पेडी, ग्राउंडनट क्रॉप्स के लिए है और इसमें से सीड बॉर्न फंगाई कंट्रोल होता है। कैप्टेन 2 ग्राम पर केजी सीड, फंगिसाइड है वेजिटेबल्स पल्सेस के लिए, रूट रोट और डंपिंग ऑफ को ख़त्म करता है। कार्बेंडेजिम बेबिस्टिन 2 ग्राम पर केजी सीड, सिस्टमेटिक फंगिसाइड है व्हीट और पल्सेस के लिए, लूज स्मट और एंथ्रेक्नोज के लिए है। मेटालेजाइल एफ्रॉन 335 एसडी 6 ग्राम पर केजी सीड, फंगिसाइड मस्टर्ड सनफ्लावर डाउन मिल्ड्यूज के लिए है। इमिडाक्लोप्रिड इंसेक्टिसाइड है, ये कॉटन पेडी के लिए, सकिंग पेस्ट को कंट्रोल करता है। क्लोरोपायरीफोस 2 मिलीलीटर पर केजी सीड, इंसेक्टिसाइड है मेज सोरगम के लिए, टर्माइट्स कंट्रोल करता है। इसमें से बेस्ट केमिकल ट्रीटमेंट है थायरम और कैप्टन, सबसे कॉमन फंगिसाइड है। इमिडाक्लोप्रिड सकिंग पेस्ट कंट्रोल करने के लिए बेस्ट है। मेटेलेक्साइल मस्टर्ड और सनफ्लावर में डाउन मेल्ड्यूज कंट्रोल के लिए इफेक्टिव है। अब बात करते हैं सीड इनोकुलेशन। लेग्यूम्स क्रॉप पल्सेस लाइक चिकपी, पी, मूंग, लेंटिन का सीड इनोकुलेशन किया जाता है ताकि नाइट्रोजन फिक्सेशन बढ़ सके। इसमें राइजोबियम बैक्टीरिया कल्चर से ट्रीटमेंट किया जाता है जो सॉइल में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करने में हेल्प करता है। इनोकुलेशन टाइप को देखते हैं और बैक्टीरियल कल्चर को देखते हैं और उसके बेनिफिट्स को देखते हैं क्रॉप्स में। राइजोबियम इनोकुलेशन, ये राइजोबियम स्पेसीज बैक्टीरियल कल्चर है और चिकपी, पी, लेंटिन क्रॉप्स के लिए होता है
और इसका बेनिफिट्स है नाइट्रोजन फिक्सेशन। एजिटोबैक्टर इनोकुलेशन एजिटोबैक्टर स्पेसीज नॉन लेग्यूम्स बीट मेज के लिए होता है और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। फॉस्फेट सोल्यूबाइजिंग बैक्टीरिया बेसिलस स्पेसीज और ये पेडी व्हीट पल्सेस क्रॉप के लिए फॉस्फोरस एवेबिलिटी करता है। ये ट्राइकोडर्मा स्पेसीज वेजिटेबल्स फ्रूट्स के लिए डिजीज कंट्रोल करता है। बेस्ट इनोकुलेशन मेथड है लेग्यूम्स के लिए राइजोबियम सबसे इम्पॉर्टेंट है। एजिटोबैक्टर नॉन लेग्यूम्स के लिए भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। फॉस्फेट सोल्यूबाइजिंग बैक्टीरिया फॉस्फोरस अपटेक बढ़ाता है। अब कुछ सीड ट्रीटमेंट को देखते हैं। ICAR की लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक बायो प्राइमिंग यानी कि सीड ट्रीटमेंट प्लस माइक्रोबियल इनोकुलेशन ज़्यादा इफेक्टिव है। नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड सीड ट्रीटमेंट नैनो जिंक और नैनो Fe इमर्जिंग टेक्निक्स हैं जो सीड विगर बढ़ाते हैं। बायोलॉजिकल सीड ट्रीटमेंट ट्राइकोडर्मा बेसिलस ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए बेस्ट अल्टरनेटिव्स हैं। अब बात करते हैं सीड प्लॉट टेक्निक्स ऑफ पोटैटो। सीड प्लॉट टेक्निक्स एक साइंटिफिक मेथड है जो पोटैटो सीड प्रोडक्शन के लिए यूज होती है ताकि वायरस फ्री और हेल्दी सीड मिले। ये टेक्निक एफिड ट्रांसमिटेड वायरस लाइक पोटैटो वायरस YAXS से बचाव के लिए डिज़ाइन की गई है। आइए इसके ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं। वायरस फ्री पोटैटो सीड प्रोड्यूस करना, एफिड अटैक से बचाना, हेल्दी एंड हाई यील्डिंग ट्यूबर डेवलप करना। चलिए एफिड पॉपुलेशन एंड सुटेबल लोकेशंस को देखते हैं। हिल्स में अप्रैल अगस्त के टाइम पे एफिड पॉपुलेशन लो होती है, वहाँ न्यूक्लियस सीड प्रोड्यूस किया जाता है। प्लेन्स में अक्टूबर जनवरी के टाइम पे एफिड पॉपुलेशन लो होती है, वहाँ सर्टिफाइड सीड उगाए जाते हैं। सीड को कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करके नेक्स्ट सीजन के लिए यूज किया जाता है। अब स्टेप फॉर वायरस फ्री पोटैटो सीड प्रोडक्शन को देखते हैं। फर्स्ट डिजीज फ्री सीड स्टॉक का सिलेक्शन। स्टार्टिंग में ही वायरस फ्री और हेल्दी ट्यूबर्स यूज करना जरूरी है। सूटेबल लोकेशन का सिलेक्शन, जहां एफिड पॉपुलेशन लो है वहां सीड प्रोडक्शन किया जाए। हिल्स में अप्रैल अगस्त या प्लेन्स में अक्टूबर जनवरी के टाइम में प्रोडक्शन बेस्ट होता है। आइसोलेशन एंड सर्टिफिकेशन। सीड क्रॉप्स को आइसोलेशन डिस्टेंस पर उगाना होता है ताकि डिजीज ट्रांसमिशन ना हो। सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन के लिए फील्ड इंस्पेक्शन जरूरी होती है। रोगेइंग एंड क्रॉप इंस्पेक्शन। वायरस इन्फेक्टेड और डिजीज प्लांट को फील्ड से रिमूव करना रोगेइंग कंपलसरी है। रेगुलर इंस्पेक्शन से हेल्दी क्रॉप्स इंश्योर होता है। अब बेस्ट क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को देखते हैं। टाइमली प्लांटिंग। अक्टूबर के फर्स्ट वीक में पोटैटो सीड प्लांटिंग स्टार्ट होती है। सॉइल एंड फर्टिलाइजेशन। बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैन्यूर या नाइट्रोजन फर्टिलाइजर यूज नहीं करना। बैलेंस फर्टिलाइजेशन से डिजीज रिस्क कम होता है। प्रॉपर प्लांटिंग टेक्निक। क्लोजली स्पेस्ड प्लांटिंग यानी कि सीडलिंग एक दूसरे के करीब लगाना वायरस स्प्रेड कंट्रोल करता है। प्री स्प्राउटेड ट्यूबर यूज करने से अर्ली ग्रोथ इम्प्रूव होती है। इरिगेशन मेथड। ट्यूबर फॉर्मेशन के बाद इरिगेशन रेस्ट्रिक्टेड होती है। दिसंबर के मिड तक इरिगेशन ग्रेजुअली रिड्यूस की जाती है। हॉल्म डिस्ट्रक्शन हॉल्म कटिंग। जनवरी के मिड तक प्लांट का अपर पार्ट हॉल्म विल्ट या कट कर दिया जाता है। 2% कॉपर सल्फेट CuSO4 सॉल्यूशन से भी हॉल्म डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ताकि वायरस ट्रांसमिशन ना हो। ट्यूबर को सॉइल में फरवरी एंड तक रहने दिया जाता है या डार्क प्लेस में स्प्रेड करके उनका स्किन थिक किया जाता है। हार्वेस्टिंग एंड कोल्ड स्टोरेज। ट्यूबर को केयरफुली हार्वेस्ट करके ग्रेडिंग की जाती है। कोल्ड स्टोरेज में रखकर नेक्स्ट सीजन के लिए सीड प्रिजर्व किया जाता है। सीड मल्टीप्लिकेशन। 1 हेक्टेयर सीड प्लॉट से 10 से 15 हेक्टेयर तक कमर्शियल क्रॉप के लिए सीड मिलता है। अब कुछ अपडेट्स को देख लेते हैं। टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी वायरस फ्री सीड प्रोडक्शन के लिए लेटेस्ट मेथड है। एरोपोनिक सिस्टम सॉइल बोर्न डिजीज को एलिमिनेट करने के लिए एडवांस मेथड है। मिनी ट्यूबर प्रोडक्शन माइक्रो प्रोपेगेशन से हाई क्वालिटी सीड ट्यूबर रेडी किए जाते हैं। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट एफिड और अदर पेस्ट के कंट्रोल के लिए बायोपेस्टिसाइड्स यूज़ किया जा रहा है। अब बात करते हैं
नेशनल सीड कॉरपोरेशन 1963। नेशनल सीड कॉरपोरेशन एक पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है जो हाई क्वालिटी सीड का प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन करती है। आइए इसके ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं। सीड इंडस्ट्री का डेवलपमेंट, हाई यील्डिंग और इम्प्रूव वैरायटी का प्रमोशन करता है। फाउंडेशन सीड सप्लाई, हाइब्रिड और इम्प्रूव सीड का लार्ज स्केल प्रोडक्शन करता है। सीड सर्टिफाइड सीड डिस्ट्रीब्यूशन, फार्मर्स तक जेनेटिकली प्योर और हाई यील्डिंग सीड पहुंचाता है। रिसर्च एंड कोलैबोरेशन, ICAR और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिलकर रिसर्च प्रोग्राम चलाता है। अब नेशनल सीड कॉरपोरेशन के रोल्स को देखते हैं। फाउंडेशन एंड ब्रीडर सीड का लार्ज स्केल प्रोडक्शन करता है। न्यू सीड टेक्नोलॉजी प्रमोट करता है जैसे टिश्यू कल्चर, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। क्वालिटी कंट्रोल और सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी ऑपरेट करना। स्टेट सीड कॉरपोरेशन के साथ मिलकर सीड सप्लाई नेटवर्क डेवलप करना। अब स्टेट सीड कॉरपोरेशन को देखते हैं। नेशनल सीड कॉरपोरेशन की वर्कलोड रिड्यूस करने के लिए हर स्टेट में स्टेट सीड कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश की गई है। सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में फोकस करती है। तराई डेवलपमेंट कॉरपोरेशन पंतनगर की सक्सेस के बाद ये मॉडल डेवलप किया गया। स्टेट सीड कॉरपोरेशन का रोल को देखते हैं। हाई क्वालिटी सर्टिफाइड सीड प्रोड्यूस करना, फार्मर तक बेटर सीड वैरायटी डिलीवर करना, स्टेट लेवल पर सीड इंडस्ट्री का डेवलपमेंट करना। अब स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी को देखते हैं। सीड सर्टिफिकेशन और क्वालिटी टेस्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल एजेंसी है ये। स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी फील्ड इंस्पेक्शन और लेबोरेटरी टेस्ट कंडक्ट करती है। हर स्टेट में एक स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी होती है जो सीड एक्ट 1966 के अकॉर्डिंग काम करती है। अब बात करते हैं द सीड एक्ट 1966। सीड एक्ट 1966 एक इम्पॉर्टेंट लॉ है जो सीड प्रोडक्शन, क्वालिटी और सर्टिफिकेशन को रिड्यूस करता है। ये पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया था 29 दिसंबर 1966 में और ये 2 अक्टूबर 1969 में इन्फोर्स हुआ। सीड रूल नोटिफाइड 1968 है। इसमें एसेंशियल कम्युनिटीज़ एक्ट 1955 के अंदर सीड को एसेंशियल कम्युनिटी डिक्लेयर किया गया। आइए इसके की प्रोविजंस को देखते हैं। ओनली सर्टिफाइड सीड सेल करना एलाउ है। सीड टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन कंपलसरी है। फेक एंड लो क्वालिटी सीड बेचने पर लीगल एक्शन हो सकता है। फार्मर्स के राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए प्रॉपर सीड लेबलिंग जरूरी है। अब कुछ अपडेट्स को देख लेते हैं। नेशनल सीड पॉलिसी 2002 इंडियन सीड इंडस्ट्री का मॉडर्नाइजेशन और प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए लॉन्च किया गया। PPV एंड FR एक्ट 2001 फार्मर के ट्रेडिशनल सीड राइट्स प्रोटेक्ट करने और न्यू सीड वैरायटी का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स देने के लिए बनाया गया। ये सीड बिल 2020 हाइब्रिड एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड को रेगुलेट करने के लिए प्रपोजल है। ये ई-वोचर सिस्टम फॉर सीड डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ने डिजिटल सीड डिस्ट्रीब्यूशन और सब्सिडी ट्रांसपेरेंसी के लिए लॉन्च किया है।